इसमें अगला जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वाष्पीकरण हो गया, अक्षांशीय स्थिति हो गई। अगर इसी में हम अगला टॉपिक लें, तीसरा है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं कैसे, फिर से वहीं आ जाते हैं हम अपने ग्लोबीय स्थिति पे। मैंने आपको पीडीएफ दिया है इसका। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, फिर 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा। अब इनकी बात करें तो हमारा ये तो हो गई भूमध्य रेखा और ये हमारे हो गया 90 डिग्री ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। देखिए कुछ चीजें बहुत क्लियर रहेंगी। भूमध्य रेखा से सागरीय लहरें जाती हैं कहाँ, ध्रुवों की ओर, और ध्रुवों से सागरीय लहरें आती हैं भूमध्य रेखा की ओर। ये सर्किल चलता है। तो जो आपका उत्तरी गोलार्ध है उसमें तो जो धाराएं चलती हैं वो चलती हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी ऐसी ही तो चलती है 1 2 3 4 5 6 7 क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं तो एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से धाराएं चलती हैं, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी। यहां तो चल रही है 1 2 3 4 5 6, घड़ी हमारी ऐसी चलती। इसमें क्या चलती हैं, उल्टी। 12 11 10 9 8 7 6, ये वाली उल्टी चलेंगी। ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है कि धाराएं निश्चित क्षेत्र से निश्चित क्षेत्र की ओर चलेंगी। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और ध्रुवों से कारण। भूमध्य रेखा से जो जाएंगी टेम्परेचर सीधा आ रहा है तो गर्म होंगी इसकी अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा। अभी उसके अकॉर्डिंग वाष्पीकरण और वर्षा से नहीं कंपैरिजन कीजिएगा, क्योंकि अन्य क्षेत्रों से तो भी वो गर्म रहेगी। तो गर्म क्षेत्र से हवा जाती है ठंडे की ओर। इसका मतलब जो पानी गर्म होता है उसका दाब हो जाता है निम्न, और जो पानी ठंडा होता है उसका गर्म, और जो ठंडा होगा उसका क्या होगा, उच्च दाब। अब ये निम्न और उच्च दाब को बिल्कुल आपको कंठस्थ कर लेना है, चाहे हवाएं हो चाहे जल हो। हमेशा जो इनका सर्कुलेशन होता है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही होगा, कभी भी निम्न से उच्च के ऐसा नहीं होता। अब उच्च दाब से जब यहाँ से पानी भारी होके नीचे आएगा तो अपने लिए जगह बनाएगा, ये हल्का होके ऊपर जाएगा तभी तो ये जगह खाली करेगा। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, या यहाँ सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहीं से शुरू कर दें 1 2 3, तो ऊपर से ही आ रही है ग्रीनलैंड के, यहाँ ग्रीनलैंड है और यहाँ हमारा हडसन की खाड़ी, न्यू फाउंडलैंड, ये पूरा क्षेत्र, मैक्सिको की खाड़ी, ऐसे ही हमारा उत्तरी अमेरिका आ जाता है। अगर मैं यहाँ यूरोप की बात करूँ बाल्टिक सागर आ जाएगा, ये हमारे काला सागर, और ये हमारा अफ्रीका आ जाएगा। तो ये स्थिति को अगर हम सोच के चलें तो जो सर्कुलेशन है ये आपको ध्यान रखना है। तो मान लीजिए जब यहाँ से धारा चली तो यहाँ तक तो जो भूमध्य रेखा के पास था वहाँ तो लवणता कम है अन्य क्षेत्रों के। जैसे ही ऊपर बढ़ेगी तो ये ऊपर उच्च 23.5 के पास मैंने 20 से 40 के बीच में सर्वाधिक लवणता बताई है, यहाँ से खारा पानी लेके जाएगी। लेकिन जब ये ध्रुवों के पास पहुँचेगी, उच्च अक्षांशों में पहुँचेगी, तो यहाँ क्या जमी हुई है, बर्फ जमी है। और बर्फ का जो पानी होता है वो हमारी पृथ्वी का शुद्ध जल के रूप में काउंट होता है, जिसे हम शुद्ध प्योर जल कहते हैं, मीठा जल। यहाँ बर्फ क्या होती है, मौसम के अनुसार पिघलती भी है। सर्दियों में जमता है, गर्मियों में ऋतु आती है तो बर्फ के टुकड़े पानी में आके गिरते हैं, मेल्ट होते हैं। मेल्ट मतलब पिघलते हैं तो मीठा जल है। तो उच्च अक्षांशों में यहाँ जो सागरीय क्षेत्र होगा, क्योंकि उसमें बर्फ का पानी पिघल के आ रहा है, या यहाँ से चलने वाली जो धाराएं वो ठंडी धाराएं होंगी, और ठंडी धाराएं अपने संग क्या लाएंगी, बर्फ का पानी लाएंगी। तो इस क्षेत्र में आने के कारण उनका वो क्या करेंगी, इस क्षेत्र के जल के, सागरीय जल की लवणता को क्या कर देंगी, कम कर देंगी। तो जहाँ जहाँ आपको ठंडी धाराएं आएंगी वो जहाँ पहुँच रही हैं उस क्षेत्र के जल की लवणता को क्या कर देती हैं, कम। ठंडी का मतलब बर्फ, और बर्फ कैसा है, शुद्ध जल। लेकिन जब ये गर्म धाराएं जहाँ पहुँचेंगी, इसका मतलब गर्म क्षेत्र से आ रही है, लवणता है वहाँ, तो वो जहाँ भी पहुँचेंगी उस क्षेत्र की लवणता को वो क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी। ठीक है, तो ये अंतर समझ में आया। तो अगला हमारा हो गया महासागरीय धाराएं।
अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारा नदियों का जल। अब नदियों के जल की मैं आपको भारत की, क्योंकि भारत हमें सबको पता है, हम भारत में रह रहे हैं तो भारत की तो जानकारी है। भारत का अगर डायग्राम बनाया जाए, जितने की ज़रूरत है हम उतना ही बना लेते हैं, ठीक है, फिर पूरा बनाएंगे। अभी हमें निचले क्षेत्र की ज़रूरत है। ये है हमारा अरब सागर, ठीक है, और ये है हमारा वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अगर खाड़ी की बात करें, वे ऑफ बंगाल विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है अगर वे के मार्ग के अकॉर्डिंग देखें तो। अब देखिए हमारे यहाँ जितनी भी नदियाँ हैं, गंगा नदी की मैंने आपको बताया था, गंगा रिवर आती है, कहाँ जाके गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में, गंगा। ब्रह्मपुत्र आ रही है, वो भी कहाँ गिर रही है? ब्रह्मपुत्र, सभी को पता है ब्रह्मपुत्र नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। जितनी भी भारत की नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती हैं, चाहे मैं गोदावरी की बात करूँ, चाहे मैं कृष्णा की बात करूँ, चाहे मैं कावेरी की। ये कृष्णा हो गई, ये कावेरी हो गई, ये गोदावरी हो गई, या मैं महानदी की बात करूं, महानदी। ये सब क्या बनाती हैं? डेल्टा, ठीक है। अपने मतलब जो अपने संग मलबा लेके आती है जो, वो उसको तो किनारे छोड़ देती है और बारीक महीन कणों को घोलीकरण के माध्यम से कहाँ गिराती है? जल में। खाड़ी है किससे जुड़ी हुई है? हिंद महासागर से। अब आपको खुले सागर को भी यही समझा देती हूँ। खुला कैसे है? बंगाल की खाड़ी का जल भी इसमें आता है, अरब सागर का भी जल आता है। और मैं आगे बढ़ा के बताऊं, इसी को मैं कंटिन्यू आगे कर दूं तो यहाँ अपना आ जाता है अरेबिया, और इसको आगे कर दूं तो यहाँ हमारा आ जाता है अफ्रीका। अगर अफ्रीका की आप ऐसे गणना करो, छोटा बना रही हूँ क्योंकि वो तो बहुत बड़ा है। अफ्रीका बनाऊंगी तो अफ्रीका के इधर तो हिंद महासागर, मेडागास्कर आ गया, ये मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर तो हिंद महासागर तक लिंक हो रहा है, लेकिन मैं इस अफ्रीका के इधर आ जाऊं पश्चिम की ओर, तो यहाँ कौन सा महासागर आ जाएगा? अंध महासागर। पूर्व की ओर हिंद है, पश्चिम की ओर क्या है? अंध है, लेकिन नीचे से दोनों जल एक दूसरे से लिंक हो गए ना। खुले मतलब इससे भी जुड़ा हुआ है इससे, और इधर जाएंगे चाइना की तरफ तो प्रशांत, तो आपस में लिंक है। इन्हें कहते हैं खुले सागर, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। चलिए, खुले सागर का मतलब भी आपको यहीं की क्लियर कर दिया है। अब बात कर लेते हैं हम। अब देखिए ये नदियाँ सागर, हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, ये खाड़ी है, तो जल कैसा? लवणता ज़्यादा होगी ना इसकी, खारापन है, लवणता। लेकिन अगर मैं इसका कंपैरिजन अरब सागर से करूं तो भारत की अधिकतर नदियां कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। कुछ ही नदियां हैं जो कि जैसे नर्मदा और दूसरी हमारी ताप्ती। ऐसे तो माही नदी भी आके गिरती है, माही है, साबरमती है, लेकिन छोटी छोटी नदियां। इधर पेरियार नदी है, पेरियार नदी, जो कि कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में गिरने वाली। नर्मदा और ताप्ती जो है ये एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली क्या बनाएंगी? डेल्टा। अरब सागर में गिरने वाली एस्चुरी। एस्चुरी का मतलब ये भ्रंश घाटी में होके बैठती हैं, भ्रंश घाटी। मतलब भ्रंश घाटी का मतलब ये एक ऊंचा क्षेत्र, ये नीचा क्षेत्र और ये ऊंचा क्षेत्र, तो दो अगल बगल की चट्टानें ऊंची हैं, बीच में क्या बन गई? दरार है, भ्रंश है, उसमें से होके ये नदियां बहती हैं। तो सकरा क्षेत्र होगा तो नदी का प्रवाह क्या होगा? फुल स्पीड में होगा। चौड़े में फैलती है तो गति कम हो जाती है, सकरे में फैलती है तो उनका प्रेशर बहुत तेज हो जाता है। तो अपने संग जितना भी मलबल आती है ना, उसको सबको लेके कहाँ गिर जाती है? समुद्र में ही पहुँचा देती है। पहली चीज़ तो इसलिए एस्चुरी बनाती है, भ्रंश में बहती है। लेकिन यहाँ नदियाँ कम गिर रही हैं, और जिन नदियों का पानी कैसा होता है? मीठा। खारे पानी में फिर वही बात आ गई, मीठा जल मिलाओगे तो लवणता क्या हो जाएगी? कम होगी। खत्म नहीं होती, कम होती है। लवणता लेके भी यही जा रही हैं, लेकिन खुद का पानी कैसा होता है? मीठा। हमें इसका पिएंगे तो मीठा लगेगा, लेकिन यही समुद्र में पानी में क्या कर रही है? लवणता। लेकिन एक साल में वो लवणता इकट्ठी नहीं हुई है, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष से वो नदियां वहां गिर रही हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो लवण लेके जा रही हैं। आज जाके वो समुद्र का पानी कैसा हो गया है? खारी हो गया है। तो जिस नदी, सागर में,
चाहे खुला सागर हो, चाहे बंद सागर हो, जिसमें आके नदियाँ गिरेंगी। नदियों का मतलब सीधा सीधा मीठा पानी। मीठा पानी अगर खारे पानी में गिरेगा तो लवणता को क्या करेगा, कम करेगा। इसीलिए बंगाल की खाड़ी की लवणता क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है, और अरब सागर की लवणता अधिक पाई जाती है, क्योंकि इसमें नदियाँ कम आके गिर रही हैं। क्योंकि भारत की नदियों के हमने नाम सुने, इसलिए मैंने भारत का उदाहरण दिया है। अगर मैं विश्व स्तर की बात करूं तो कैस्पियन सागर, कैस्पियन देखिए कोई सागर नहीं है, लेकिन उसका आकार इतना बड़ा है, इस वजह से हम उसे सागर से तुलना कर लेते हैं। तो उसमें यूरोप की नदी आके गिरती हैं, वोल्गा है, यूराल नदी आके गिरती है। तो नदी आके गिरी, इस वजह से वो बंद सागर है होने, अभी मैं डायग्राम में बता दूंगी। तो उसकी लवणता भी क्या हो जाती है, अन्य बंद सागरों की अपेक्षा कम हो जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, जिस भी सागर में, महासागर में, खुले सागर में, चाहे बंद सागर में, जिसमें नदियों का जल आके गिरेगा उसकी लवणता क्या कर हो जाएगी सॉरी, लवणता कम हो जाएगी। तो आपको ये कुछ कारक हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे कि लवणता को जो प्रभावित करने वाले कारक, जैसे हिम का पिघलना हो गया, मैंने हिम का पिघलना आपको बता दिया था धाराओं के माध्यम से। इसके अलावा हवाएं, धाराएं मैंने आपको टॉपिक बताया था। जब धाराएं जो चलती हैं वो किसके अनुसार चलती हैं, पवनों के, हवाओं के अनुसार। अगर देखिए, अगर मैं हवाओं की बात करूं तो हवाएं हमारे मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो चलती हैं वो होती हैं व्यापारिक पवनें, ठीक है। दूसरी होती हैं पछुआ पवनें, तीसरी होती हैं ध्रुवीय पवनें। ये निश्चित हैं, सनातनी है, जब से पृथ्वी तब से चल रही है, इनको सनातनी पवनें। एक होती हैं हमारी प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें जैसे हमारी जो स्थानीय भाषा में लू कहते हैं ना, भारत में गर्मियों में जो चलती है, लू चल रही है, तो वो हर जगह अलग अलग नाम है। कहीं ठंडी हवा है तो कहीं बोरा कहते हैं, कहीं हरमट्टन कहते हैं, स्थानीय नाम अलग अलग, फान कह देते हैं, अलग अलग नाम हो जाते हैं। ऐसे ही इसमें हो जाती है हमारी घाटी समीर, ठीक है, पर्वतीय समीर, जलीय समीर, स्थलीय समीर। ये बहुत सारे आपकी पवनें हैं, टॉपिक में आगे कर लेंगे, लेकिन इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि धाराएं जो होती हैं अगर व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आ गई तो व्यापारिक पवनें चलती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। तो अगर मैप के अकॉर्डिंग बात करें, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, पूरब से पश्चिम, इसका मतलब पानी इस दिशा से इस दिशा में ही चलेगा, ठीक है। अब आप ध्यान कीजिए, मैंने आपको सर्किल बताया था, ग्लोब, और इसमें ये भूमध्य रेखा बताई थी। अब आप खुद देख लीजिए, भूमध्य रेखा इससे कैसे रिलेट होगा। देखिए, मैंने कहा था भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं क्लॉकवाइज, मैंने यहीं से तो चलाना शुरू किया था, धाराएं ऐसे ही तो चल रही थी। क्या मैंने ये धारा ऐसे लेके आई थी, नहीं आई थी ना, मैंने यहाँ से शुरू करी और यहाँ तक, तो 0 से या कहें हम 20 डिग्री से 30 डिग्री तक का क्षेत्र, ये होता है व्यापारिक पवनों का क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में हवा जिस दिशा में, तो धाराएं भी पूरब से मैं इधर से ला रही हूँ और इधर लेके जा रही हूँ पश्चिम की ओर, सर्कुलेशन रिलेट हो गया। 30 से 60 और 65 तक का क्षेत्र जो होता है वो हमारा आ जाता है पछुआ पवनों का। तो पछुआ पवनें चलती हैं पश्चिम से पूर्व। अब यहाँ पे आने के बाद वही इंडिकेटर 30 से प्लस हो गया, 30 से ऊपर जाते अब मैंने इनकी दिशा क्या कर दी, यहाँ से पश्चिम से ले गई मैं इनको पूर्व की ओर, तो पछुआ पवनों के क्षेत्र में आ गई। ध्रुवीय पवनें मैंने हमेशा कहा था ध्रुवों से कहाँ चलती हैं, विषुवत रेखा की ओर, तो ध्रुव से मैं नीचे ही तो ला रही हूँ, लिंक हो गया। पछुआ ध्रुवीय। प्रचलित पवनें मैंने आपको बताई थी गर्मियों में, सर्दियों में, इसमें अगर एक और टॉपिक आप करें मानसूनी पवनें, तो पवनें तो बहुत सारी हैं लेकिन इससे लिंक हो गया, इस वजह से हम इसको लिंक करके समझ सकते हैं कि दिशाओं के जिस क्षेत्र में जैसी हवा चलती है, धाराएं भी उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ती है, और जहां ये पहुंचती हैं उस क्षेत्र के तापमान को भी, गर्म होगी तो गर्म कर देगी, ठंडी होगी तो उस क्षेत्र के टेम्परेचर को ठंडा कर देगी।
गर्म क्षेत्र से जाएगी तो लवणता ज़्यादा होगी, ठंडे क्षेत्र से आएगी तो लवणता कम होगी, क्योंकि ठंडे क्षेत्र में बर्फ़ होती है और बर्फ़ का पानी जब पिघलता है तो मीठा जल होता है, और मीठा जल जिस भी खारे पानी में जाके गिरेगा उसकी लवणता को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये कारक हैं जो कि महासागरीय जल की लवणता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पवनों के माध्यम से भी मैंने आपको इंडिकेट कर दिया जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। इसके अलावा जो अगर मैं महासागरीय लवणता की बात करूं तो ये भी दो रूपों में होती है। इसको अगर आप समझना चाहें तो ये भी दो रूपों में समझ सकते हैं, एक तो क्षैतिज रूप में, क्षैतिज, और दूसरी लंबवत। क्षैतिज और लंबवत कैसे होगी, इसके लिए हम अलग अलग ऑप्शन, क्षैतिज को अलग से समझे या लंबवत को अलग समझे। जैसे मैंने खुले और बंद सागर का आपको उदाहरण बताया था, तो लवणता का जो क्षैतिज वितरण है इसको हम समझेंगे, जैसे इसको सीधे सीधे आप रिलेट कर दो खुले महासागर। अब खुले महासागर जैसे प्रशांत महासागर है हमारा, दूसरा हमारा अंध महासागर है, और तीसरा हमारा बड़े बड़े की बात करें हिंद महासागर, फिर तो आर्कटिक अंटार्कटिक महासागर है, लेकिन 3 बड़े महासागरों की बात करें तो सीरियलिटी आकार के आधार पे इनका यही है। अगर इनकी बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था, महासागरों में जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, उसके पास लवणता क्या पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है, और भूमध्य रेखा के पास मैंने कहा था लवणता कम पाई जाएगी। अगर मैं इसका मैप भी बताऊं आपको, हम इसको वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ठीक है। ठीक है, ये अपना यूरोप, ये अपना अफ्रीका। अब देखिए ये तो हो गया हमारा अंध महासागर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा कौन सा महासागर जो एस शेप में, देखिए अगर आप गौर से देखें एस शेप में, तो कौन सा महासागर, हिंद। इधर हो गया अपना प्रशांत महासागर, इधर भी आ जाएगा प्रशांत, और यहाँ आ जाएगा अपना हिंद महासागर। ये हो गई वर्ल्ड की लोकेशन, इंडिया कोने में आपका बना ही हुआ है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम इस टॉपिक को समझना चाहें कि कैसे वितरण होगा खुले महासागरों का, तो देखिए मैं भारत की स्थिति लेके चलूं तो यहाँ से निकलेगी 0 डिग्री रेखा हमारी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा इंडिया के अकॉर्डिंग खींचे 23.5 डिग्री, यहाँ से निकल जाएगी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, क्योंकि राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जो किशनगढ़ क्षेत्र है वहाँ से निकलती, कुशलगढ़ से बांसवाड़ा का जो क्षेत्र पड़ता है कुशलगढ़ से, वो हमारी कर्क रेखा राजस्थान से होकर निकलती है। और दक्षिण की बात करने तो यहाँ से हमारी ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र भी यहाँ पे आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और अंटार्कटिका तो दक्षिण में आपको पता ही है, यहाँ आपका मेडागास्कर, ठीक है, यहाँ आपका श्रीलंका ले लेना। ये अपने क्षेत्र आ गए। अब इसके अकॉर्डिंग जब हम बात करें कर्क रेखा, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि 20 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य, 40 और 20, यहाँ सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, ठीक है। ऐसे यहाँ मैंने 10 डिग्री से कहा था, 10 डिग्री से 30 डिग्री, तो 23.5 है, थोड़े सा आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो बचा हुआ क्षेत्र है, जो हमने ये छोड़ा है, ये क्षेत्र, ठीक है, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधे पड़ने के कारण जल ज़्यादा है, जल ज़्यादा है तो वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा तो वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो लवणता कम। दूसरी बात, ये सब आपस में लिंक है, देखो यहाँ से लिंक करेंगे तो अंदर से लिंक हो जाएगा, नीचे से, ये तो मैंने बना दिया, लाओ इसको छोटा कर दे, तो इसका जल इससे मिल रहा है, अंध का हिंद महासागर, और हिंद का दोबारा से प्रशांत से मिल रहा है, तो आपस में क्या है, खुले हुए सागर हैं, एक दूसरे से इनमें संपर्क बना हुआ है। तो संपर्क बना होने के कारण ही इसको क्या कहते हैं, हम खुले महासागर कहते हैं। तो वर्षा होने के कारण भी लवणता की दर क्या हो जाती है, और देखिए जब बारिश होगी
वर्षा होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, कम। जहाँ आर्द्रता रहती है वहाँ वाष्पीकरण। दूसरी चीज़, अगर आकाश साफ रहे और शुष्क वायु हो तो सागरीय जल का वाष्पीकरण अधिक होगा। जाहिर सी बात है, जब तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। तो लवणता की मात्रा जो है वो 36 से 37% के लगभग पाई जाती है। अगर मैं इन क्षेत्रों की बात करूं, इस क्षेत्र की, तो यहाँ लवणता का जो प्रतिशत है, देखिए औसत तो मैंने 35 बताई है, लेकिन इस क्षेत्र में होती है 36% से 37% लवणता इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। खुले सागरों की मैं अभी गणना आपको बता रही हूँ कि वैसे एवरेज 35% है, लेकिन खुले सागरों की प्रतिशतता हमें ध्यान रखनी है कि लगभग, कंफर्म नहीं बता रही, कई बार बढ़ जाती है, कई बार बारिश की मात्रा पर निर्भर करती है। विषुवत रेखा के पास, बार बार कह रही हूँ, भूमध्य रेखा के पास लवणता कम पाई जाएगी। जिन क्षेत्रों में नदियों का जल गिरेगा वहाँ लवणता कम पाई जाएगी, ठीक है। तो मौसम अगर आर्द्र होने लगता है तो वाष्पीकरण, देखिए जब अपने यहाँ ह्यूमिडिटी बढ़ती है, चिपचिपाहट बढ़ती है, तो उस समय वाष्पीकरण कम होता है। वाष्पीकरण कम होगा तो बारिश की दर भी क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उस वजह से भी लवणता पे प्रभाव पड़ेगा। मैं बारिश से कनेक्ट करके, आर्द्रता से कनेक्ट करके आपको टॉपिक समझा चुकी हूँ। अगर बात करें ध्रुव के पास हिम पिघलने से, मैं आपको, अगर हिम पिघल के आएगी तो लवणता में कमी होगी। तो जो हिम क्षेत्र हैं वहाँ पे जो लवणता, मान लीजिए मैं यहाँ ग्रीनलैंड और बना दूँ, ये ग्रीनलैंड, तो ये जो क्षेत्र हैं हमारे उत्तर वाले, ये वाले क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र को अगर मैं मेंशन करूं तो यहाँ बर्फ जमी रहती है, ध्रुवीय क्षेत्र, ये बर्फ है। तो यहाँ जो लवणता का स्तर होगा वो 20% से मात्र 30% के बीच ही पाया जाएगा। मतलब मीठा पानी और ठंडा पानी आने के कारण लवणता में चेंज आ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, अगर बात करें कि आंशिक रूप से जो समुद्र घिरे हुए हैं, मैंने कहा था ना, एक तो खुले सागर और एक बंद सागर। जैसे भूमध्य सागर की बात करूं, या मैं लाल सागर की बात करूं, या मैंने फारस की खाड़ी की बात करूं, यहाँ लवणता क्या है, ज़्यादा पाई जाती है। अब आप काफ़ी बच्चों को भूमध्य सागर, लाल सागर ये नहीं पता है, इनके बारे में चर्चा करें।